Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 9th of January 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है जोशी मठ डिक्लेयर्ड लैंडस्लाइड सबसिडेंट जोन। तो ये हम लास्ट 2 डेज से डिस्कस कर रहे हैं जोशी मठ के बारे में एंड एक्सपर्ट पैनल का क्या कहना है। तो बेसिकली एक्सपर्ट पैनल का ये कहना रहता है कि ये हाई सेस्मिक जोन है एंड उसके बाद भी यहाँ पर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन किया गया, पॉपुलेशन प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ। तो अब यहाँ पर जो फैमिलीज़ रहते हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। द इमीडिएट प्रायोरिटी इन जोशीमठ हिट बाई लैंड सब्सिडेंस शुड बी सेफ्टी ऑफ पीपल लिविंग इन द अफेक्टेड एरिया and यहाँ पर approach and work together to contain the situation, undertake continuous seismic monitoring, prepare a time bound reconstruction plan and यहाँ पर एक develop किया जाएगा risk sensitive urban development plan। तो ये हम 2 दिन से बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जोशीमठ में ऐसा क्यों हो रहा है। NTPC denies project link to subsidence। तो यहाँ पर NTPC का कौन सा प्रोजेक्ट है? तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट। लेकिन एनटीपीसी का बेसिकली ये कहना है कि जो हमने टनल को डिग किया है ये हमने टनल बोरिंग मशीन से किया है एंड हमने कोई भी ब्लास्टिंग नहीं की है, तो हमारा प्रोजेक्ट लैंड सब्सिडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, एनटीपीसी ने पास्ट में भी बहुत ज़्यादा ब्रीचेस किए हैं। वॉट द कंपनी डिड नॉट मैंशन इज़ दैट इट्स टीबीएम क्या है? टनल बोरिंग मशीन हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ब्रीचेस। तो इनका कहना है कि इनका जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से यहाँ पर लैंड सब्सिडेंस नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली पास्ट में भी कंपनी ने बहुत सारे ब्रीचेस किए हैं। तो कल हमने रीज़न डिटेल में डिस्कस किया है कि जोशीमठ में ऐसा क्यों हो रहा है एंड अगर आपको रीजंस को डिटेल के बारे में जानना है तो आप कल का एनालिसिस रेफ़र कर सकते हो। उसमें हमने और भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम जो है ये चोक हो चुका है। नेक्स्ट है आर्मीज राइट साइजिंग प्लान वेटरन्स एट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड क्रॉस स्किलिंग। तो एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का नाम था DB शेखातकर कमेटी एंड इस कमेटी ने क्या सजेशंस दिए थे? फर्स्ट रेकमेंडेड बाय द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर General DB Shekhatkar in its report in December 2016, the Army's right-sizing plans have gathered pace in recent months। कि आर्मी को राइट साइज करने की ज़रूरत है, फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लीनर होनी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज्ड फोकस कि यहाँ पर लीनर फोर्स को क्रिएट करना है एंड शार्पनिंग ऑफ इट्स कॉम्बैट एज। क्योंकि अगर हम देखें तो मॉडर्न वॉरफेयर में जो डायनेमिक्स हैं ये चेंज हो रहे हैं एंड इसीलिए यहाँ पर राइट साइजिंग की ज़रूरत है, लीनर फोर्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है एंड शार्पनिंग ऑफ इट्स कॉम्बैट एज अमिड चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। तो DB शेखातकर कमेटी किस लिए बनी थी आपको ये पता होना चाहिए। हेडलाइन क्या है? आर्मीज राइट साइजिंग प्लान। तो आर्मी का प्लान है कि यहाँ पर राइट साइज किया जाएगा। क्यों राइट साइज किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लीनर फोर्स को क्रिएट करना है, वेटरन्स एट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड क्रॉस स्किलिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। महाराष्ट्र इन बिगेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2 in 3 ग्रेजुएट्स चोज फाइन ओवर रूरल पोस्टिंग। तो बेसिकली ये होता है कि 1 साल तो आपको यहाँ पर रूरल पोस्टिंग करनी पड़ेगी, कंपलसरी होता है। लेकिन ये देखा गया कि यहाँ पर ये फ़ाइन देने को तो रेडी हैं लेकिन ये 1 साल की रूरल पोस्टिंग करने के लिए रेडी नहीं है। बिटवीन 2015 एंड 2021 नियरली 2/3 ऑफ द MBBS ग्रेजुएट्स फ्रॉम ग्रांट मेडिकल कॉलेज और JJ हॉस्पिटल इन मुंबई, महाराष्ट्र's बिगेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ऑप्टेड आउट ऑफ देयर कंपलसरी 1 year रूरल पोस्टिंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है कि क्या रेशियो होना चाहिए? 1 डॉक्टर फॉर एवरी 1000 पीपल। 1000 लोगों के लिए 1 डॉक्टर होना चाहिए। महाराष्ट्र में ये रेशियो कितना है? 0.84 to 1000। इन द स्टेट्स रूरल एरियाज ये जो गैप है ये और ज़्यादा वाइडर है। नाउ अथॉरिटीज़ हैव ट्वीक्ड द नॉर्म्स टू इंश्योर दैट कि ये जो MBBS ग्रेजुएट्स हैं ये रूरल सर्विस को स्किप ना कर सकें फ़ाइन को पे करके। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तमिज़गम और तमिलनाडु। तो अब यहाँ पर क्या बात चल रही है एक बार हम देख लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नर RN रवीज रिमार्क दैट तमिज़गम इज़ अ मोर अप्रोप्रिएट नेम फॉर द स्टेट। और यहाँ पर तमिलनाडु की जगह क्या होना चाहिए? तमिज़गम। ठीक है, लेकिन ये तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको ये बात पसंद नहीं आई और उनका ये कहना है
कि ये जो गवर्नर है ये अननेसेसरली क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं स्टेट पॉलिटिक्स में। एट द सेंटर ऑफ द डिबेट इज द वर्ड नाडू, जिसका मीनिंग होता है जोग्राफिकल बाउंड्री और लैंड, लेकिन तमिल हिस्ट्री में इसको ऐसे मिसरीड किया जाता है एंड ये कहा जाता है कि नाडू कमिंग टू मीन कंट्री और नेशन स्टेट, और इसको यहाँ पर तमिल नेशनलिज्म के लेंस से देखा जाता है। श्रीनगर लाइकली टू होस्ट G20 टूरिज्म मीट, तो बेसिकली G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, एटलीस्ट यहाँ पर 200 मीटिंग्स होंगी एंड यहाँ पर G20 टूरिज्म मीट मई में श्रीनगर में भी होगी। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसकी वजह से इंडिया एज अ प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो इसको यहाँ पर पुश मिलता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कि हम पुश कर सकते हैं इंडिया को एज अ प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एंड यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज़ G20 के मेंबर्स हैं, तो 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। एंड इसके अलावा स्पेशल इन्वाइटी गेस्ट कंट्रीज़ कौन से हैं, तो इंडियाज़ स्पेशल इन्वाइटी गेस्ट कंट्रीज़ इंक्लूड बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, while the members comprise 19 countries। तो ये क्वेश्चन आई थिंक 2020 के प्रीलिम्स में आया था, G20 के मेंबर्स को लेकर प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन था। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, टर्की, यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज़ है एंड एक यूरोपियन यूनियन है। अब हम चलते हैं आगे। द गिमिक्स कमीशन, ये किसके बारे में आर्टिकल है, तो हम UGC के बारे में डिस्कस कर रहे थे 2 दिन से कि UGC ने यहाँ पर ड्राफ्ट नॉर्म्स की बात की है कि फॉरेन कैंपसेस को अलाउ किया जाएगा कि ये अपनी ब्रांचेस को इंडिया में सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ऑथर ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है एंड वो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि बेसिकली यहाँ पर ड्राफ्ट नॉर्म्स क्या हैं, तो जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड रैंकिंग्स में, तो ये अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा कोई अगर रेपुटेड यूनिवर्सिटी है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या था कि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर रेपुटेड है, तो थोड़ी वेगनेस है ये आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर आउटराइट क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है। देन हमने और भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि रीपैट्रिएशन ऑफ फंड्स की बात की गई है, लेकिन इंडिया में एजुकेशन एक पब्लिक एंटरप्राइज की तरह देखा जाता है, तो ऐसे में आप रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की बात कर रहे हो। प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ, तो कल हमने डिस्कस किया था इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7% इन 2022-23 एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन फ्राइडे। तो कल हमने ये डिस्कस किया था बेसिकली कि हम बाकी कंट्रीज से तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम चाइना से कंपेयर करें, UK से कंपेयर करें, US से कंपेयर करें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ग्रोथ को और ज़्यादा पुश किया जा सकता है। तो यहाँ पर US UK यहाँ पर रीसेशन आ सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकॉनमी में हमें स्लो डाउन दिखेगा। ग्लोबल इकॉनमी में स्लो डाउन दिखेगा, इसका मतलब ये है कि डिमांड नहीं होगी, एंड अगर डिमांड नहीं होगी तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट्स करेंगे किसको। इसीलिए जो डोमेस्टिक डिमांड है इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, डोमेस्टिक कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। द डिसएग्रीगेटेड डेटा हाउएवर पॉइंट्स टुवर्ड्स सेवरल एरियाज ऑफ कंसर्न। वन, प्राइवेट कंजम्पशन इज लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, तो प्राइवेट कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, वाइल द पेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी मार्जिनल। द स्लो डाउन इन स्पेंडिंग कुड बी ड्यू टू ईदर द एग्जॉशन ऑफ द पेंट अप डिमांड। अब जैसे फेस्टिव सीजन आता है तो अचानक से डिमांड इंक्रीज हो जाती है ना, तो इसको ही कहते हैं पेंट अप डिमांड। और यहाँ पर जो RBI है ये भी टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी को परस्यू कर रहा है। RBI ऐसा क्यों कर रहा है कि क्योंकि RBI को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है। इन्फ्लेशन 5.88% था, लेकिन तब भी आप कह सकते हो कि ये हायर लिमिट के पास है। इन्फ्लेशन यहाँ पर 4% होना चाहिए, वैसे यहाँ पर लीवे होता है कि 2 से 6% तक हो सकता है। Manufacturing sector, which was almost flat in the first half of the year, is expected to witness an uptick in the second half. Advanced economies बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। नेक्स्ट है चिकन फॉर चिल्ड्रन, तो वेस्ट बंगाल ने अनाउंस किया है कि मिड डे मील स्कीम में चिकन को इंक्लूड किया जाएगा। ऑथर ने कहा ये बहुत अच्छा स्टेप है, प्रोटीन रिच होगा, तो ये अच्छा स्टेप है क्योंकि वेस्ट बंगाल में स्टंटिंग इंक्रीज हो गई थी अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा। वेस्ट बंगाल इज अमंग्स द स्टेट्स दैट बक्ड द नेशनल ट्रेंड बाय रिपोर्टिंग एन इंक्रीज इन स्टंटिंग अमंग्स चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो ये अच्छा स्टेप है, लेकिन ऑथर का ये कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि आपने ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि पंचायत पोल्स आने वाले हैं। अगर ऐसा है तो आपको ऐसा इसको बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये यहाँ पर स्टेप लिया है तो प्लीज़ इस डिसीजन के साथ आप अवॉइड करना।
The MDMS schemes of several states have also been hobbled by fund constraints. The West Bengal government has said it has money to include chicken in the MDMS only till April, and उसके बाद इनके पास मनी नहीं है. एंड ऑपोजिशन ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है कि यहाँ पर पंचायत पोल्स आने वाले हैं, इसीलिए मिड डे मील में यहाँ पर चिकन को इंट्रोड्यूस किया गया है. नेक्स्ट है टेमिंग डेफिएंट बग्स. ये हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की गई है. तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है? तो बेसिकली जो बग्स होते हैं ये सुपर बग्स बन जाते हैं. अब बग्स सुपर बग्स कैसे बन जाते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑल्सो कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अ ग्लोबल हेल्थ चैलेंज एंड ए लूमिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है. WHO ने इसको डिक्लेयर कर रखा है एज वन ऑफ द टॉप 10 हेल्थ थ्रेट्स जो कि ह्यूमैनिटी फेस कर रही है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बग्स आर एवरीवेयर एंड कुछ यहाँ पर यूजफुल होते हैं जैसे कि योगर्ट मेकिंग लैक्टोबैसिलस, लेकिन कुछ यहाँ पर हार्मफुल होते हैं जैसे कि सल्मोनेला जिसकी वजह से टाइफाइड होता है. एंटी माइक्रोबियल्स केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स हार्मफुल बग्स को किल कर देते हैं. ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल्स बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि ये हार्मफुल बग्स को किल कर देते हैं. लेकिन अगर आप एंटी माइक्रोबियल्स को इम्प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो बग होता है ये रेजिस्टेंट बन जाता है. द बग्स मोस्ट वल्नरेबल टू द ड्रग्स, ये तो क्विकली डाई कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो रेजिलिएंट वंस हैं ये सर्वाइव कर जाएंगे एंड ये यहाँ पर सुपर बग्स बन जाएंगे. जब ये सुपर बग्स बन जाएंगे तो जो आपके पास यहाँ पर एंटीबायोटिक है ये काम नहीं करेगी. AMR अकर्स व्हेन सुपर बग्स डेवलप एंड एंटी माइक्रोबियल्स यहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं. अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो लोग यहाँ पर मेडिकल स्टोर पर जाकर अपने आप से ही डॉक्टर बनकर कंज्यूम कर लेते हैं. The COVID-19 pandemic has given us a painful reminder of what it means to have no vaccine or medicine to tackle an emerging pathogen. And इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल्स को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो AMR को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो रिक्वायर्ड्स कि यहाँ पर प्रिस्क्राइबिंग एंटी माइक्रोबियल्स जुडिशली एंड उसको तभी यूज़ किया जाए जब एब्सोल्युटली नीडेड हो. ये नहीं कि आप खुद से डॉक्टर बनकर यहाँ पर खुद से ही प्रिस्क्रिप्शन दे दो खुद को. द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज प्रिवेंशन. डिजीज प्रिवेंशन एंड वेलनेस आर की टू पब्लिक हेल्थ एंड दस प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस व्हेनेवर एंड वेयरएवर पॉसिबल इज इक्विवेलेंट टू अवर्टिंग रेजिस्टेंस. एंड आप यहाँ पर वैक्सीन्स एक पावरफुल टूल हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ पर वैक्सीन्स होंगी तो इन्फेक्शंस नहीं होंगे एंड इन्फेक्शंस नहीं होंगे तो लोग ऐसे यहाँ पर इसको कंज्यूम नहीं करेंगे एंड AMR इन्फेक्शंस का स्प्रेड भी कर्ब किया जा सकता है. ये यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है. देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स, क्योंकि यहाँ पर जो पहले के एंटीबायोटिक्स हैं ये तो काम नहीं कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर बग्स तो सुपर बग्स बन चुके हैं. तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है एंड यहाँ पर नए एंटीबायोटिक्स को बनाने की ज़रूरत है. एन असेंशियल कॉम्पोनेंट इन रीस्टोरिंग द बैलेंस एंड इंश्योरिंग दैट वी हैव न्यू टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट यहाँ पर ऑथर ने बात की है प्रोस्पेरिटी थ्रू फिलेंथ्रोपी. तो यहाँ पर बात की गई है अडानी की. In 2022, India has registered the highest growth rate amongst all G20 countries. लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया में यहाँ पर पूरी तरीके से इक्वालिटी है एंड प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर सब में इक्वली डिवाइडेड है, ऐसा तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गौतम अडानी की बात की गई है. ही रिवील्ड दैट हिज राइज स्टार्टेड विद द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग राजीव गांधीज टाइम एंड उसके बाद यहाँ पर 2022 में he has seen the most explosive growth with his net worth rising to about $125.8 billion. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि अंबानी अडानी की सरकार है. ऑथर ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है. अगर आप देखो तो चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान ने उनको होस्ट किया था क्योंकि उन्होंने अपने प्लान्स अनाउंस किए थे कि वो इन्वेस्ट करेंगे ₹65,000 crore in setting up a mega solar power plant of 10,000 megawatt, expanding a cement plant and upgrading the Jaipur airport. Similarly, यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट प्रोवाइड किया था इन सेटिंग अप वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट्स एट कामुथी. तो रियलिटी ये है कि ये जो बिजनेस हाउसेस वर्क होते हैं ये बेसिकली यहाँ पर सारी गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं जहाँ पर भी उनको इकोनॉमिक सेंस लगता है. द रियलिटी इज़ दैट मोस्ट ऑफ द टॉप बिजनेस हाउसेस वर्क विद ऑल गवर्नमेंट्स जहाँ पर भी उनको लगता है कि इकोनॉमिक सेंस है, अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा. इसके अलावा ये सोसाइटी को वापस भी देते हैं. कैसे? थ्रू देयर CSR एक्टिविटीज़ एज वेल एज थ्रू फैमिली फाउंडेशंस एंड ट्रस्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अजीम प्रेम जी की बात की गई है. अजीम प्रेम जी pledged to give away about half of his wealth to the society through Azim Premji Foundation. तो ऐसा नहीं है, फिलंथ्रॉपी भी करते हैं. एंड ऑथर ने ये कहा है कि
इस फिलेंथ्रॉपी को कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है? सोलर फार्म्स में। द ऑल्टरनेटिव इज टू हैव सोलर एज अ थर्ड क्रॉप ऑन फार्मर्स फील्ड्स। तो सोलर पैनल्स को डिज़ाइन किया जाए एंड स्ट्रक्चर्स हैज़ टू बी डन इन अ मैनर सो दैट यहाँ पर इनफ सनलाइट आती रहे एंड यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं उनका फोटोसिंथेसिस भी होता रहे। फार्मर्स कैन कीप ग्रोइंग 2 क्रॉप्स बिलो दीज सोलर ट्रीज दैट आर अबाउट 4 मीटर्स हाई। द इन्वेस्टमेंट्स इन सोलर पैनल्स, तो ये कौन करेगा? फार्मर के पास तो इतना पैसा नहीं है कि फार्मर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके, तो ये यहाँ पर किया जा सकता है बाई एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी। कुछ यहाँ पर इक्विटी पार्टिसिपेशन फार्मर्स के द्वारा भी हो। फार्मर्स विल मेंटेन दीज सोलर ट्रीज रेगुलरली, पावर विल बी जनरेटेड थ्रू आउट द ईयर एंड इट कैन बी फेड टू द ग्रिड एट एन एग्रीड प्राइस। तो ये बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने सजेशन दिया है कि जो सोलर पैनल्स है इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए सो दैट कि यहाँ पर जो सनलाइट है ये आती रहे, कि जो क्रॉप्स इनका फोटोसिंथेसिस होता रहे एंड सोलर को एज अ थर्ड क्रॉप ऑन फार्मर्स फील्ड लगाया जा सकता है और जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है नो जस्टिस इज सब ऑर्डिनेट। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक रिजोल्यूशन है और रिजोल्यूशन ये है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो लोअर कोर्ट्स को ये कहा जाएगा कि ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हैं, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी नहीं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। एंड जो यहाँ पर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इनको रेफर किया जाएगा एज ट्रायल कोर्ट्स। आप कहोगे ये तो सिर्फ चेंज है ना नाम में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो बेसिकली जब आप यहाँ पर सब ऑर्डिनेट जुडिशरी बोलते हो या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हो तो ये यहाँ पर जुडिशियल फ्यूडलिज्म को दर्शाता है। The full court of Madhya Pradesh made constitutional history at a meeting on December 15 by resolving that all courts other than the High Court shall hereinafter be referred to as the district judiciary and not as subordinate judiciary, and that all courts other than the High Courts shall be referred to as the trial courts and not as subordinate courts। ठीक है, तो ये यहाँ पर चेंज किया गया है। Unquestionably, the Constitution enacts a hierarchy of jurisdictions, but it nowhere enacts a hierarchy of justices। हर जज अपने अपॉइंटेड जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम होता है। नो जज एक्टिंग विद इन हर जुरिस्डिक्शन इज हायर और लोअर। ऑल्दो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी यहाँ पर लॉ होते हैं ये बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड द लॉ मेड बाय हाई कोर्ट्स ये बाइंडिंग होते हैं ऑन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ पर जज होता है वो सुप्रीम होता है विद इन द अपॉइंटेड जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर जुडिशियल फ्यूडलिज्म की तो बात ही नहीं आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे वर्ड पेज पर। फ्रांस लाइकली टू मेक पीपल वर्क लॉन्गर इन पेंशन सिस्टम ओवरऑल। एंड यहाँ पर जो रिटायरमेंट एज है इसको 62 से 64 या 65 किया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो चुकी है, लोग यहाँ पर ज़्यादा समय तक जीते हैं। अगर लोग यहाँ पर 62 साल में रिटायर हो रहे हैं एंड हो सकता है कि वो 80-90 तक जाएँ, तो ऐसे में यहाँ पर जो सरकार का पेंशन का खर्चा है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। France also spends more than most other countries on pensions at nearly 14% of economic output according to the Organization for Economic Cooperation and Development। अब बात ये है कि आप रिटायरमेंट एज तो बढ़ा दोगे, जब आप रिटायरमेंट एज बढ़ा देते हो तो नई वैकेंसीज कम होती हैं एंड जिसकी वजह से यहाँ पर यूथ को जॉब नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है मेकिंग एफर्ट्स टू एक्टिवेट सार्क। ऐसा नेपाल का कहना है कि नेपाल यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहा है सार्क को एक्टिवेट करने के लिए। तो सार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके कौन से मेंबर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेपाल ऑन संडे सेट इट वॉज मेकिंग एफर्ट्स टू एक्टिवेट दिस 8-member regional grouping SARC, which has not been very effective since 2016. SARC has not been very effective since 2016 as its biennial summits have not taken place since the last one in Kathmandu in 2014. 2016 सार्क समिट ये इस्लामाबाद में होने वाली थी लेकिन इंडिया ने अटेंड करने से मना कर दिया था क्योंकि कुछ टाइम पहले उरी अटैक हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेन्ड पेज पर। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो ग्रीन बॉन्ड्स किस लिए यूज़ होंगे? तो बेसिकली यहाँ पर जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स को यूज़ किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय एनी सॉवरेन एंटिटी, इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप्स और अलायंसेस एंड कॉर्पोरेट्स विद द एम कि जो प्रोसीड्स होंगी इन बॉन्ड्स की इसको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर प्रोजेक्ट्स जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हैं। वाई आर दीज बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट? तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो कि यहाँ पर वर्ल्ड फेस कर रहा है, जो कि ह्यूमैनिटी फेस कर रही है, एंड ये है क्लाइमेट चेंज का। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ग्रीन बॉन्ड्स हैव emerged as an important financial instrument to deal with the threats of climate change and related challenges. According to the IEFC, the World Bank Group's institution, climate change कम्युनिटीज़ को थ्रेटन करता है, इकोनॉमीज़ को थ्रेटन करता है, एंड इट पोजेज रिस्क फॉर एग्रीकल्चर, फूड एंड वाटर सप्लाईज।
हाउ बेनिफिशियल आर ग्रीन बॉन्ड्स फॉर इन्वेस्टर्स। तो ग्रीन बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप यहाँ पर गुड प्रैक्टिसेस में एंगेज कर सकते हो. Influencing the business strategy of bond issuers, they provide a means to hedge against climate change risk while achieving at least similar, अगर भले ही आपको better returns नहीं मिल रहे हैं लेकिन आपको similar returns तो मिल ही रहे हैं. वेयर विल द प्रोसीड्स गो, तो यहाँ पर जो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स है इसके प्रोसीड्स कहाँ जाएंगे. तो बेसिकली इससे यहाँ पर फाइनेंस या रीफाइनेंस किया जाएगा एक्सपेंडिचर फॉर वेरियस ग्रीन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ग्रीन बिल्डिंग्स. When did the government plan to issue these bonds? तो गवर्नमेंट ने कब प्लान किया कि गवर्नमेंट यहाँ पर सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करेगी. तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि रिड्यूस करना है द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाई 45% 2005 के लेवल से 2030 तक, एंड अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाई 2030. तो ये यहाँ पर टारगेट है. नेक्स्ट है इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर यूज. तो यहाँ पर ये बताया गया कि फार्मर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं, एंड अब ऑन द सिमिलर लाइंस यहाँ पर फार्मर्स बहुत ज़्यादा डैप यूज़ कर रहे हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट. अब इसके क्या रीजंस हैं, कैसे बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है. द चैलेंज, जब यूपीए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम इन फर्टिलाइजर्स फ्रॉम अप्रैल 2010, की ऑब्जेक्टिव ये था कि फार्मर्स को डिस्करेज करना है कि फार्मर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरिया, डैप या म्यूरेट ऑफ पोटाश को अप्लाई ना करें. ठीक है, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड म्यूरेट ऑफ पोटाश को बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें. यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, वाइल डैप कंटेन्स 46% फॉस्फोरस plus 18% nitrogen, and muriate of potash has 60% potassium. By moving away from product specific subsidy to one where the government fixed a per kg NBS rate for each nutrient, the new regime was expected to promote balanced fertilization. That would have meant more use of complex fertilizers and single super phosphate. लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इम्बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज़ किया जा रहा है. द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट मेड कोटिंग ऑफ यूरिया. तो यहाँ पर नीम कोटिंग यूरिया की बात की गई. तो ऐसा क्यों किया गया था, ऐसा इसीलिए किया गया था कि बेसिकली यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको डाइवर्ट ना किया जाए, जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको डाइवर्ट ना किया जाए फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. एंड अगर यहाँ पर नीम कोटेड होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर ग्रेजुअल रिलीज होता है नाइट्रोजन का, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर यूरिया का कम यूज़ हो रहा था. नीम ऑयल सपोजिटली also acted as a mild nitrification inhibitor, allowing a more gradual release of nitrogen. Increased nitrogen use efficiency would in turn bring down the number of urea bags required per acre. तो ये क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक कि नीम कोटिंग ऑफ यूरिया क्यों किया गया था, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है. इम्बैलेंस्ड एप्लीकेशन, those gains have been reversed in recent years. Since 2017-18, urea consumption has risen from below 300 lakh tons to 350 lakh tons. तो यहाँ पर वापस इंक्रीज हो रहा है यूज़, एंड यहाँ पर यूरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, डैप का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. द रोड अहेड, 2 things should be done to prevent DAP becoming the next urea. पहला क्या करने की ज़रूरत है, डेप को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है टू यूज टू राइस एंड व्हीट, एंड अदर क्रॉप्स कैन मीट देयर P रिक्वायरमेंट थ्रू SSP एंड कॉम्प्लेक्सेस. सेकेंड यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है कि जो SSPs की एक्सेप्टेंस है इसको रेस किया जा सकता है बाई परमिटिंग सेल ओनली इन ग्रेनुलर एंड नॉट पाउडर्ड फॉर्म. क्योंकि पाउडर में क्या होता है, पाउडर में यहाँ पर मिलावट करने की चांसेस ज़्यादा होती है कि इसको यहाँ पर जिप्सम के साथ अडल्ट्रेशन किया जा सकता है, इसके अलावा इसको यहाँ पर क्ले के साथ अडल्ट्रेशन किया जा सकता है. तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है कि जो रिक्वायरमेंट्स है ये यहाँ पर फुलफिल हो सकती है सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट से. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. वाई प्रिवेंशन रिमेन्स द बेस्ट स्ट्रैटी, तो ये कोविड के बारे में ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट है हाउ द लेटेस्ट रीवैम्प एट आंट ग्रुप विल मेक जैक माज रोल इन द कंपनी इररेलेवेंट. तो इनकी ही कंपनी से इनका ही कंट्रोल क्यों लिया जा रहा है, चाइना में ऐसा क्यों किया जा रहा है. तो बेसिकली यहाँ पर जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है ये अपना ज़्यादा कंट्रोल चाहती है. इन 2020 Chinese officials had forced Ant Group to shelve its blockbuster initial public offering, and अगर ये IPO आया होता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा IPO होता, लेकिन ये IPO नहीं आ पाया. अब ऐसा चाइना क्यों कर रहा है. Ma's retreat comes after the Communist Party of China's unprecedented crackdown on tech companies in the country that began in late 2020, especially on 2 influential companies जो कि यहाँ पर इनके द्वारा फाउंड की गई थी, Alibaba and Ant Group. In 2020 Chinese officials had forced कि यहाँ पर जो Ant Group है ये अपनी पब्लिक ऑफरिंग्स को ना लेकर आ पाए, IPO को ना लेकर आ पाए.
ये हम एक वाटरशेड मूवमेंट देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर चाइना में क्या हो रहा है, चाइना यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहा है। नेक्स्ट हमने देखते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अप 71% इन 2022 एज इकोनॉमी स्ट्रेंथन्स। तो ये कहा जा रहा है कि बेसिकली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है बाय द इंडस्ट्री, तो ये इंक्रीज हुए हैं बाई 71% ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2022। एसेट मोनेटाइजेशन पेज, तो यहाँ पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात बताई गई है एंड ये कहा गया है कि हो सकता है कि जो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23 है इसमें यहाँ पर टारगेट मिस हो जाए बाय वाइड मार्जिन। लास्ट ईयर अ सम ऑफ अबाउट ₹1 ट्रिलियन वॉज रेज्ड थ्रू द मोनेटाइजेशन। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया था? माइनिंग सेक्टर की वजह से। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में टारगेट मीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। After achieving the target for the first year rather comfortably, the center's ambitious national monetization plan may miss the goal in financial year 23 by a wide margin, क्योंकि रेलवेज, टेलीकॉम एंड पेट्रोलियम सेक्टर ये अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए हैं। एज अगेंस्ट द फाइनेंशियल ईयर 23, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टारगेट टू जनरेट ₹1.62 trillion in revenues and investments, officials indicated that the shortfall could be about ₹50,000 crore। तो बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, आपको डिटेल में स्टैटिक पार्ट मिलेगा। अगर ये आपको चाहिए तो ये आपको कॉस्ट करेगा ₹100 पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर से कवर किया जाता है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। स्टैटिक पोर्शन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा एंड ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है ₹2000 पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID, टेलीग्राम ID, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड email ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने जोशी मठ के बारे में डिस्कस किया एंड जोशी मठ को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है एज लैंडस्लाइड सबसिडेंस जोन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया DB शेखातकर कमेटी के बारे में, जिसने कि यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी कि जो फोर्स है इसको ज़्यादा लीनर बनाने की ज़रूरत है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर के जो डायनेमिक्स हैं ये यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। देन हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो MBBS ग्रेजुएट्स होते हैं इनको 1 साल की रूरल पोस्टिंग कंपलसरी होती है, लेकिन ये फाइन देने को रेडी है, लेकिन यहाँ पर रूरल पोस्टिंग करने के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। देन हमने यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में डिस्कस किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। श्रीनगर में G20 टूरिज्म मीट हो सकता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया। तो हमने ये डिस्कस किया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है ग्रोथ में। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर रिसेशन आ सकता है एंड ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ये थोड़ा हर्ट होंगे। देन हमने डिस्कस किया कि वेस्ट बंगाल में मिड डे मील में चिकन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि ऑथर ने यहाँ पर सराहा है कि गुड स्टेप। नेक्स्ट टेमिंग डेफिएंट बग्स, तो यहाँ पर बात की गई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर यहाँ पर कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर नए एंटीबायोटिक्स को बनाने की ज़रूरत है एंड इसके अलावा जो लोग यहाँ पर जाकर ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं तो इसको किसी तरह रोकने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जुडिशियस यूज़ हो एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि नहीं तो जो बग्स हैं ये सुपर बग्स बन जाते हैं। प्रोस्पैरिटी थ्रू फिलैंथ्रोपी, तो ये हमने डिस्कस किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि लोअर कोर्ट, ये यहाँ पर लोअर जुडिशरी, ये टर्म नहीं यूज़ किया जाएगा। सब ऑर्डिनेट जुडिशरी इसके लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, इसके लिए यूज़ किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाएगा ट्रायल कोर्ट्स एंड दैट ऑल कोर्ट्स अदर देन द हाई कोर्ट शेल बी रेफर टू एज द ट्रायल कोर्ट्स एंड नॉट एज सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो जज होता है वो सुप्रीम होता है अपनी अपॉइंटेड जुरिस्डिक्शन में। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो फ्रांस है ये अपनी रिटायरमेंट एज को इंक्रीज कर सकता है। देन हमने यहाँ पर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया। तो ग्रीन बॉन्ड्स का यहाँ पर यूज़ होता है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए। इंडिया के क्या टारगेट है? Government said it stood committed to reducing the emissions intensity of GDP emissions per unit of GDP by 45% 2005 के लेवल से by 2030 and achieve about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर यूज में इम्बैलेंस है।
इसका हमने थोड़ा बहुत रीज़न डिस्कस किया। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है नीम कोटेड यूरिया के बारे में। नीम कोटेड यूरिया क्या है। देन हमने यहाँ पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया जो चाइना है ये अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अप 71% एंड जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है इसका जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 23 का, तो ये मिस हो सकता है बाय वाइड मार्जिन। बेसिकली यहाँ पर 50,000 करोड़ से मिस हो सकता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।